नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ और बात करेंगे प्रदेश की तमाम उन खबरों की जो इस वक्त सवाल उठा रही हैं कानून व्यवस्था पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ और बर्रा अपहरण कांड मामले में खबर का असर हुआ है। बर्रा थाना प्रभारी रणजीत राय को हटा दिया गया है। फिरौती के 2 दिन बाद भी युवक का पता नहीं चला। पहले तो पुलिस के कहने पर फिरौती दी जाती है और उसके बाद भी युवक का पता नहीं चला। 25 दिन हो चुके हैं लेकिन पुलिस उस युवक को ढूंढ नहीं पाई। फजीहत होने पर मामले को दबाने में पुलिस जुटी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल बर्रा थाने के जो प्रमुख हैं रणजीत राय, उन पर कार्रवाई क्यों? क्योंकि आरोप लग रहे हैं एसपी साउथ पर कि जब ये लड़की अपने भाई के लिए फरियाद लेकर एसपी के पास पहुंची तो एसपी साहिबा कहती हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास क्यों आ जाती हो? अगर एक युवक का अपहरण कांड छोटी बात है तो फिर पुलिस किस बात के लिए है? प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, थाना प्रभारी को हटा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि युवक को पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? जी अवधेश, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कि कानपुर में खबर का असर हुआ है। जिस तरह से लापरवाही सामने आ रही थी, थाना प्रभारी बर्रा जो रणजीत राय हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है और जो सर्विलांस सेल के जो प्रभारी थे उनको यहाँ पर कमान दी गई है। और सबसे अहम यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि रुपए दिए गए या सर्विलांस सेल के प्रभारी को यहाँ की जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन सवाल तो सर्विलांस सेल पर भी है। एक ही नंबर से बार बार फोन आ रहा था, घंटों तक आया। अगर सर्विलांस सेल उस वक्त उस युवक को नहीं पकड़ पाती, उस अपराधी को नहीं पकड़ पाती, तो लानत तो सर्विलांस सेल पर भी है। जी बिल्कुल अवधेश, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कानपुर की पुलिसिंग पर, कानपुर की पुलिसिया कार्यशैली पर, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से 24 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, उसके बाद भी एक युवक का पता नहीं लगा पा रहे हैं। लगातार हाईटेक पुलिस होने का दावा किया जाता है और यही नहीं, जो अपहरण करता है वो लगातार एक ही नंबर से लगातार फ़ोन कर रहा है और लंबी लंबी बातें कर रहा है, उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार पुलिसिंग है, जो पुलिसिया कार्रवाई है, पुलिसिया जो तंत्र है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है कानपुर का। क्योंकि कानपुर एक बड़ा महानगर है और कानपुर में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, तो उसने कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। फिर वो बर्रा अपहरण का मामला हो या फिर विकास दुबे का विक्रू कांड हो या उससे पहले बसपा नेता पिंटू सेंगर की दिन दहाड़े हत्या हो, पुलिस जो है वो लगातार सवालों के घेरे में। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बर्रा में जो युवक का अपहरण किया गया है वो 24 दिन हो गए, अभी तक पुलिस उसके करीब नहीं पहुंची है। युवक किस हालत में है, कैसा है, ठीक है, खराब है, किस हालत में है, ये भी नहीं पता है उसको। अपहरणकर्ता लगातार फोन कर फिरौती मांग रहे हैं और जो कल ऑडियो सामने आया था उसमें वो जिस तरह से बात कर रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि वो वाच कर रहा है, क्योंकि उसके पिता से लगातार कहता है आप इधर जाइए, उधर जाइए, यहाँ पर बैग फेंकिए। यानी कि वो लगातार जो अपहरण करता है, वो जो युवक के पिता हैं जो फिरौती देने जाते हैं, उससे लगातार देख रहा है कि कहाँ कहाँ जा रहा है, पुलिस का क्या मूवमेंट है। तो पुलिस की कार प्रणाली और कार्यशैली और जो कार्य करने का तरीका है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। इतने दिन बीत जाने के बाद एक कार्रवाई की गई है, जो इंस्पेक्टर है उनको हटाया गया है, नए इंस्पेक्टर को यहाँ तैनाती दी गई है। सर्विलांस सेल जो है वो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि 25 दिन के बाद भी अभी भी पूरे तरह से हाथ खाली है। तो वहीं पुलिस जो है वो युवक की बरामदगी की जगह, अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की जगह सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि डैमेज कंट्रोल प्रभाव कैसे होगा? नहीं दिए गए, रणजीत राय को हटा दिया गया, जो सर्विलांस सेल पूरी तरीके से फेल है, उसके प्रमुख को आप थाना प्रभारी नया बना देते हैं। जो एक जगह फेल है दूसरी जगह क्या करेगा, इस समझ से परे है। तीसरी बात ये कि उस लड़की का आरोप है कि जब एसपी साउथ के पास पहुंची तो एसपी साउथ कहती है कि छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास क्यों चली आती हो? इतना बड़ा अपहरण कांड, 25 दिन से कुछ पता नहीं है। अगर एसपी साउथ के लिए छोटी बात है तो फिर तो हम मान के चले कि कुछ नहीं होना इसमें। अब मामला मीडिया में आ गया तो थोड़ी छटपटाहट बढ़ी है। जी बिल्कुल, काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है और पुलिस पे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी संगीन है, काफ़ी गंभीर है। क्योंकि जिस तरह से जो सामने आई तस्वीरें उसमें साफ है कि जो युवक है उसकी बहन किस तरह से छटपटा रही है, किस तरह से वो परेशान है और लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के घर चक्कर लगा रही है। ये 25 दिन मामला बीत जाने के बाद भी पुलिस जो है एक्शन में नहीं दिखी। जब ये मामला मीडिया में आया उसके बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन अभी भी पूरे हाथ खाली हैं। हम इस वक्त एसपी साउथ ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं और जिस तरह से एसपी साउथ का कहना है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, आखिरकार किस तरह की कार्रवाई है?
किस तरह की उनकी जो पुलिसिंग है वो किस तरह की है। 25 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी अभी तक कोई पता नहीं लग पा रहा है कहां पर है युवक, अपहरणकर्ता कहां से फोन कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लंबी लंबी बातें की जा रही हैं, फोन पर लगातार कांटेक्ट में रहा है पूरा अपहरणकर्ता, और जो युवक का परिवार है लगातार बात करता रहा, उसके बाद भी कोई सुराग नहीं लगा पाई। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कानपुर पुलिस के ऊपर और कानपुर के पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कि आखिरकार क्या हो गया है कानपुर की पुलिस को। लगातार एक के बाद एक वारदातें होती हैं, हाईटेक पुलिस होने का दावा किया जाता है, लेकिन कानपुर पुलिस जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। फिर वो अपहरण का मामला हो, हत्या का मामला हो, सभी तरह के मामलों में पूरी तरह से फ्लॉप है। और अभी का जो वर्तमान की अगर बात की जाए तो बर्रा का जो अपहरण मामला है उसमें पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। अभी भी पुलिस को ना ही अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग लगा है, ना ही युवक के करीब पहुंच पाई है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। बिल्कुल खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन रणजीत राय अगर थाना प्रभारी को हटा देंगे, फील्ड सर्विलांस सेल के प्रभारी को आप थाना प्रभारी बना देंगे, तो इससे तो खाना पूर्ति नहीं होने वाली। युवक को बरामद करेंगे तभी कुछ धब्बे हट सकते हैं, क्योंकि हालात जो हो गए हैं कानपुर पुलिस सीधे तौर से सवालों के घेरे में। शुक्रिया प्रभात जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी भाजपा आने वाले चुनाव में के मद्देनजर तैयारियों में जुट गई है। भाजपा 47 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ वर्चुअल रैलियां करेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी अब मिशन 2022 को लेकर चुनावी मोड में आ गई है और कार्यकर्ताओं जनता के बीच जाने की कवायद शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री आज वर्चुअल रैली करने वाले हैं। तो 47 विधानसभा में वर्चुअल रैली है। मंत्री श्रीकांत शर्मा, देखिए महेंद्र सिंह कासगंज, मंत्री ब्रजेश पाठक, सिकंदरा राव हाथरस, मंत्री सुरेश राणा अलीगंज एटा, मंत्री अनिल राजभर बेरिया बलिया को संबोधित करेंगे। सतीश द्विवेदी दुद्धी सोनभद्र, मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री उन्नाव में वर्चुअल रैलियां करेंगे और स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कस्ता लखीमपुर को संबोधित करेंगे। तो 47 विधानसभाओं में भाजपा की ताबड़तोड़ वर्चुअल रैलियां हैं। लखीमपुर के कस्ता में यूपी भाजपा अध्यक्ष की रैली और मुजफ्फरनगर में डिप्टी सीएम। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से 47 विधानसभा में वर्चुअल रैलियों का आगाज होने जा रहा है, क्या माने हम कि 2022 का आगाज हो गया है, बिगुल बज गया है? क्योंकि ये वो दौर है जब विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ मुखर है सरकार के खिलाफ। तमाम ऐसे बहाने मिल गए। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, जिस तरह से हम भाजपा को देख रहे हैं लगातार, ये पहली वर्चुअल सम्मेलन नहीं, इससे पहले हमने देखा वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जाता है भाजपा की तरफ से। और जिस तरह से डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है भाजपा ने, वो लगातार आप देखिए लॉकडाउन में बाकी दल जो थे वो लॉक थे, लेकिन भाजपा तब भी एक्टिव थी। किस तरह डिजिटल मोड से, इसी तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, डिजिटल फॉर्मेट पर। और मिशन सिर्फ एक है 2022, क्योंकि एक बड़ी चुनौती निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो रही है, बाकी दल भी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। तो और 2022 में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया है। देखिए 2022 के जो चुनाव होंगे उनके लिए ये मानकर चलिए कि अक्टूबर नवंबर ये वो वक्त होगा जब बिगुल बच जाएगा 2021 में। और अभी अगर हम देखें तो जुलाई चल रहा है, यानी बहुत अगर वक्त है तो 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है एक तरह से अगर देखा जाए। तो ऐसे में भाजपा जो है वो बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ जुड़ रही है, उनको बता रही है पार्टी की उपलब्धियां। सिर्फ यूपी सरकार की नहीं बल्कि केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो दोबारा जब आई है, उनकी क्या बड़ी उपलब्धियां हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको सारे कार्यकर्ताओं तक, पदाधिकारियों तक शेयर किया जा रहा है। वो आगे जाके जन जन तक बात करेंगे और उद्देश्य सिर्फ एक है, 2022 में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट पार्टी अपने पास लाए, फिर से बहुमत की सरकार बनाए। 3 साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है, इस कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जनता को बताया जाएगा। तो लगातार भाजपा की अगर स्ट्रैटेजी को हम पहले से देखें, चाहे केंद्र की चुनाव हो चाहे प्रदेश के, लगातार हमेशा हमने ये पाया है अवधेश की पार्टी जो है वो बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, अपने कार्यकर्ता के स्तर पर इतने मजबूती से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी करती है कि वही विपक्षियों पर भारी पड़ने लगती है। 2017 के चुनाव को देखिए, तब भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था, जिसका नतीजा था कि जिस तरह से बहुमत की सरकार आई, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक लहर भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो एक स्ट्रैटेजी चलती है, जिस तरह से वो ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है। और उसी को देखते हुए हर बार पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, सदस्यता अभियान चलाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए।
ये जो पब्लिक कनेक्टिविटी है, ये भाजपा का एक बड़ा हथियार है, जनता से जुड़ना और उसके बाद उसे वोट में कन्वर्ट करना। युवाओं पर आप देखिए लगातार किस तरह से पार्टी का फोकस रहता है, किस तरह से युवाओं से संवाद होता है, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो। हमने देखा लगातार संवाद का, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कोई भी माध्यम हो, संवाद का कोई मौका भाजपा जो है बिल्कुल भाजपा नहीं छोड़ती। और शैलेश, अगर हम देखें चाहे वो सरकार ऑनलाइन रैलियों की बात करें तो एक बड़े स्तर पर अब इसका आगाज होने जा रहा है और मान सकते हैं कि जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार भी काउंटर करेगी, बड़े नेता अपनी उपलब्धियां बताएंगे, जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश हो रही। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। कानपुर के बिकरू कांड की वारदात का एक नया वीडियो, विकास और गुर्गों की दहशतगर्दी का वीडियो आया है। वीडियो में दिख रहा है कि शहीद थानाध्यक्ष महेश यादव घायल होने पर गांव वालों ने चारपाई पर लिटाया था। तो ये तस्वीर आई है। अगर कानपुर कांड की बात करें तो आरोपी शशिकांत की पत्नी के 3 ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। तो तस्वीरें बहुत विभत्स हैं, धुंधले करके दिखा सकते हैं हम आपको, लेकिन ये नया वीडियो है, विकास और गुर्गों की दहशतगर्दी का वीडियो। वीडियो में दिख रहा है कि शहीद थानाध्यक्ष महेश यादव घायल हुए थे, गांव वालों ने उन्हें चारपाई पर लिटाया था। तो ये एक नया वीडियो सामने आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो चीजें सामने आई गई हैं कि किस बेरहमी के साथ पुलिसकर्मियों को शहीद किया गया। इस वीडियो में शहीद थानाध्यक्ष महेश यादव दिख रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे, गांव वालों ने उनको चारपाई पर लिटा दिया था। और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जिस तरीके से तस्वीर है, बहुत भयानक तस्वीरें हैं, इसको सीधे तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन ग्रामीणों ने चारपाई पर कब लिटाया? जब ये सारी गोलीबारी खत्म हो गई और विकास दुबे जैसे लोग वहां से भाग गए, क्योंकि पुलिस कर्मियों की कोई मदद करे, ये कोई हिम्मत कर पाए, ये तो सोचना भी बड़ा मुश्किल है। क्या अपडेट है इस पूरी वीडियो को लेकर? प्रभात, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2 और 3 की रात को पूरा घटनाक्रम हुआ था, तो लोगों को मालूम चल रहा था, तो सुन रहे थे कि आखिरकार कितनी हृदय विदारक घटना हुई वहाँ पर, कितनी क्रूरता से वहाँ पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था और कितनी बेरहमी से उनको मारा गया। लेकिन अब उसका वीडियो और जो फोटो सामने आई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस रात कितनी क्रूरता दिखाई गई है, क्योंकि फोटो जो है वो हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल हृदय विदारक तस्वीरें हैं, विध्वंस करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन उसमें साफ दिख रहा है कि कितनी क्रूरता दिखाई गई। वहीं जो वीडियो है वो सामने आया है और सबसे अहम, जिस तरह से पुलिस वालों का भी जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो घायल हुए थे, उनका कहना था कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों के घर खटखटाए, कई लोगों के दरवाजे जो है उनको खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ग्रामीण बाहर नहीं आया, किसी ने कोई मदद नहीं की। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जो जब गोली लगने के बाद महेश यादव पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और मरणासन स्थिति में है, तो उनके जो साथी हैं वो पास में पड़ी चारपाई पर उनको लिटाते हैं, तब भी वहां पर कोई भी ग्रामीण मदद के लिए नहीं आता है। तो साफ है कि विकास की खौफ थी और पूरी क्रूरता जो थी उसके चलते वहां पर ग्रामीण जो है वो बाहर नहीं निकले और किसी तरह से कोई भी पुलिसकर्मी की मदद नहीं की। जी शुक्रिया प्रभात, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर झांसी से है। झांसी में अनुदेशकों को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। 13 अनुदेशकों का एक ही खाता नंबर है। तो अनामिका शुक्ला कांड के बाद अब झांसी से अनुदेशकों को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आ गई है। 13 अनुदेशकों का एक ही खाता नंबर है। अब 99 संदिग्ध अनुदेशक और शिक्षा मित्र पकड़े गए हैं। अधिकतर मामले झांसी, बदायूं, जौनपुर, आजमगढ़ और गोंडा के हैं। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद शुरू हुई जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में हर स्तर पर किस कदर भ्रष्टाचार फैला है कि जहां हाथ डाल दीजिए वहां पर एक नई गड़बड़ी सामने आकर चौंका देती है। झांसी में अनुदेशकों को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई। 13 अनुदेशकों का एक ही खाता नंबर है। अब 99 संदिग्ध अनुदेशक और शिक्षा मित्र पकड़े गए हैं।
तो यहाँ पर 13 अन्वेषकों का एक ही खाता नंबर। वहीं दूसरी तरफ अनामिका शुक्ला की बात करें तो एक ही मार्कशीट पर 25-25 शिक्षक, सारी अनामिका शुक्ला। और अधिकतर अन्वेषकों का जो मामला है ये झांसी, बदायूं, जौनपुर, आजमगढ़ और गोंडा से आया है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, पूरा ये मसला क्या है और कैसे पकड़ में आया? देखिए अवधेश, लगातार जब से अनामिका शुक्ला वाला प्रकरण सामने आया है उसके बाद से ही शिक्षकों की जांच चल रही है, जो उनके प्रमाण पत्र उनकी जांच चल रही है। और इसी बीच में जब ट्रेसिंग की गई तो सामने आता है कि करीब 99 ऐसे संदिग्ध अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं जिनके खाते नंबर को लेकर गड़बड़ी मिली। इससे पहले जो है कई इसी तरह से जो कस्तूरबा के शिक्षक हैं, जो परिषदीय विद्यालयों के, उनमें भी मिली थी। और अब अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों में भी ये चीज मिली है कि उनके खाता नंबर सिमिलर है। क्योंकि ताज्जुब की बात यह है कि 13 लोगों का एक खाता नंबर कैसे हो सकता है। जाहिर है कि इसमें कोई बड़ा झोल है। और इसी तरह से कई ऐसे खाते हैं जिनमें एक अनुदेशक और एक शिक्षा मित्र दोनों अलग होते हैं, दोनों की अलग नियुक्ति, दोनों का अलग नाम, लेकिन दोनों का खाता नंबर एक। अब विभाग इन चीजों को ट्रेस कर रहा है। जो संबंधित जिलों के बीएसए हैं उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। उनसे कहा गया है कि इसे ट्रेस करें। और जाहिर है कि ऐसे में जिसने भी फर्जीवाड़ा किया होगा, इनमें जो फर्जी लोग निकलेंगे उनके खिलाफ FIR भी की जाएगी। और ऐसे में जब से वो लोग काम कर रहे हैं उनसे वेतन की जो रिकवरी है, जो मानदेय क्योंकि इन लोगों को दिया जाता है, जो मानदेय होगा उसकी भी रिकवरी विभाग करेगा। बहरहाल विभाग ने डिटेल रिपोर्ट इसकी तलब की है सभी संबंधित बीएसए से। और ये जांच, आपको बताएं अपडेट, ये 99 पर आंकड़ा रुकने वाला नहीं है। अभी लगातार ये जांच जारी है। जाहिर है कि इस तरह के और मामले भी सामने निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि जब हमने देखा कस्तूरबा में महज 5,500 लोग थे, उनकी जांच हुई तो 182 के करीब संदिग्ध अभी भी हैं। 26 हैं जिनके खिलाफ FIR हो चुकी है। तो अगर हम बात बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि अभी मामला ये कितना बड़ा और कितनी दूर तक जाता है। शुक्रिया आपका शैलेश जानकारी के लिए। और हर क्षेत्र में कोरोना का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। CBSE के बाद यूपी बोर्ड ने भी बड़ा फैसला लिया है। यूपी बोर्ड ने भी 30% सिलेबस घटा दिया है। अब 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। 70% सिलेबस कोरोना काल को लेकर शासन से मुहर लग गई है कि 70% सिलेबस ही रहेगा, 30% सिलेबस घटाया जाएगा। तो 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 10 लाख जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। CBSE के बाद अब यूपी बोर्ड ने भी फैसला किया है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, सीधे स्कूल बच्चों को भेजना, पहले की तरह पढ़ाई करवाना मुश्किल है। ऐसे में 30% सिलेबस घटा दिया गया है। 70% ही पढ़ाई होगी। अब 30% सिलेबस हटाया जाएगा ताकि बच्चों पर बोझ कम पड़े। अब 3 पार्ट में ये सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल ABP गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। जय, हमने जो चेयर ऑर्डर की थी उसका क्या हुआ? डिलीवर्ड। Amazon प्राइम है ना, सारी ऑनलाइन शॉपिंग की फ्री डिलीवरी। मेरे मन को म्यूजिक भी और मूवीज भी। मेंबरशिप 1, बेनिफिट्स अनेक। Amazon प्राइम, एड फ्री म्यूजिक, ब्लॉकबस्टर मूवीज, फ्री डिलीवरी और बहुत कुछ सिर्फ ₹129 पर मंथ। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल-H रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन C और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल-H, रहो चार्ज। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है,
फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड। या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छुटभैया के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। और ग्रेटर नोएडा में टोल कर्मचारी को पीटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दबंगों ने टोल मांगने पर कर्मचारी को पीट दिया था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो टोल पर मारपीट का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। केवल प्रदेश नहीं, पूरे देश की यही हालत है। और ग्रेटर नोएडा में भी टोल कर्मचारी को पीटने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दबंगों ने टोल मांगने पर कर्मचारी की पिटाई की थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर टोल मांगने को लेकर विवाद हुआ था। 2 कर्मचारियों की दबंगों ने पिटाई की थी और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और इस वक्त बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। गोली लगने से एक दरोगा भी घायल है। मारे गए बदमाश का एक साथी फरार हो गया। जिले के टॉप 10 बदमाशों में था दीपक उर्फ सिद्धू। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर एक 50,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। गोली लगने के बाद ये ढेर हो गया। हालांकि इस पूरे एनकाउंटर में एक दरोगा भी घायल हुए हैं। मारे गए बदमाश का एक साथी फरार हो गया। जिले के टॉप 10 बदमाशों में था दीपक उर्फ सिद्धू। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। आपको बता दें कि विकास दुबे के कांड के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जो एसएसपी थे उनके साथ एक बैठक की थी और उसमें निर्देश दिया गया था कि जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए। किसी भी राजनीतिक संरक्षण को दरकिनार किया जाए। और उसी ऑपरेशन क्लीन के मद्देनजर मेरठ में एक बड़ी कार्रवाई हुई। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। गोली लगने से एक दरोगा भी घायल हुआ है। मारे गए बदमाश का एक साथी फरार हो गया। जिले के टॉप 10 बदमाशों में दीपक उर्फ सिद्धू था, जिसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, मेरठ से एक खबर थी, जहां पर एक बदमाश को ढेर किया गया है। और मेरठ के साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ की खबर है। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ यहां पर भी हुई। पुलिस और मोबाइल लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। एक लुटेरा गोली लगने से घायल हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों को
पुलिस ने घेरा, मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। घायल बदमाश से पुलिस ने लूट का मोबाइल, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया है। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के 130 मीटर रोड पर यह मुठभेड़ हुई। और वक्त ब्रेक का है।